हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि के संरक्षण के बारे में। यहाँ हम देख रहे हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। तो भूमि संसाधन क्या होता है, इसके विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। तो उसका सबसे पहला जो उपाय है वह है वनारोपण। भूमि सुधार और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं। यानी भूमि का संरक्षण करने के लिए ये सारे उपाय किया जा सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मृदा क्या होता है। मृदा, तो मृदा का जैसा कि हम लोग जानते हैं मिट्टी होता है। मिट्टी, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से होती है। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के बारे में जानेंगे, क्या होता है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। तो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। अब हम देखते हैं कि एक वस्तु स्थिति, एक उदाहरण लेकर के हम जानेंगे। जैसे यहाँ बोला है कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल पर वह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। अब हम आगे यहाँ देखते हैं न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या होता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि, तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन की कैसे क्या करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां इस प्रकार हैं। जैसे पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। चौथा, सतही प्रवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस चित्र के द्वारा ये जाना जा सकता है कि भूमि के मुख्यतः 4 परत होते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होता है, जिसमें ह्यूमस और वनस्पति के साथ होता है, सबसे ऊपरी परत। दूसरा होता है, दूसरा जो सब ऊपर से जो दूसरे नंबर पर आता है, उसमें
बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा होता है। चौथा परत होता है अवक्षेद चट्टानों द्वारा पदार्थ। चौथा जो परत होता है वह जनक शैलें होता है या जनक चट्टानें कहलाता है। यह मृदा की प्रच्छेदिका को दिखाया गया है। तो आगे यहाँ कह रहा है कि भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मृदा के बनने और तरह का होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले मृदा के बारे में बोला गया है कि इसमें जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा जो हम यहाँ देखते हैं इसमें है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। इसके आगे हम देखते हैं उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अगला हम देख रहे हैं वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके आगे देखते हैं हम समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये जितने भी दिखाया गया है ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं। मृदा निर्माण के कारक, तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो मृदा अपरदन या क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सारे इसके कारक हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां अपनाई गई है, जैसे सबसे पहले है मल्च बनाना। तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसके मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यहाँ हम चित्र में देखते हैं विभिन्न प्रकार के मृदा के बारे में और उसका संरक्षण के उपाय के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म के द्वारा है। दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई। और तीसरा है रक्षक मेखला। अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदिका फार्म। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जैसा कि चित्र 2.5 में दिखाया गया है। दूसरा तरीका है समोच्च रेखीय जुताई का। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जो चित्र 2.6 में दिखाया गया है। तीसरा है रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतारें लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकता।
ये चित्र 2.7 में दिखाया गया है। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। यहाँ समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। उसके बाद है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। उसके बाद है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जल। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल 2.7% का ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमि जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। मानते हैं कि वर्ष 1975 में मानव उपभोग के लिए जल का खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष था, जो वर्ष 2000 ईस्वी में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। इसलिए अवलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया ही जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन कार्यों में भी, कार्यों की प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के भू सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल का आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों का बढ़ता मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब आगे हम देखते हैं कि जल उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अवलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो इतने महत्वपूर्ण जो जल संसाधन है, इसको बचाने का क्या उपाय है? तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी उसका बचाव कैसे किया जा सकता है? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोषित या आंशिक रूप से शोषित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव
जल का मुख्य संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और प्रेरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधन करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेती को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं हम और देखते हैं कि वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा कि यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा कि हाँ, यह जूट से बना है। जूट? क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जसी रेशमी स्कीफे देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलखंड, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, टारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़ी हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। तो वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कहाँ कहाँ है, प्राकृतिक वनस्पति किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में उसकी बहुलता है और किन किन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं।